टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 11 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। जैसा कि आपको मालूम है, हमने इस चैप्टर को 4 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, मेटलर्जी, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स। और पिछले पार्ट में हमने बिल्डिंग्स तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेंटिंग से और एकदम सिंपल फॉर्मेट में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा हम लोग वर्कर्स की स्किल के बारे में बात कर रहे थे। उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने कितनी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई या वो कितने अच्छे मेटलर्जिस्ट थे, हमने ये सब डिस्कस किया था। लेकिन उनकी जो स्किल है वो आप पेंटिंग्स में भी देख सकते हैं। इसका एक बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है अजंता केव्स। ये जो केव्स हैं ये नेचुरल केव्स नहीं थे, हिल्स में से इन केव्स को कार्व आउट किया गया, इनको बनाया गया। मतलब ये मैन मेड केव्स हैं और इनको बनाने में बहुत साल लगे, मतलब सेंचुरीज लग गए, 100 years से भी ज्यादा टू फॉर्म दीज केव्स। एंड व्हाट वर दीज केव्स यूज्ड फॉर? इनमें से मैक्सिमम केव्स जो थी वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मोनास्ट्रीज की तरह थी और इनमें से कुछ केव्स को पेंटिंग से डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया गया, जिसे आज हम अजंता पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अब आप इमेजिन करो कि इतनी डार्क केव्स हैं और इतना पुराना टाइम है जब आज की जैसी लाइटिंग भी नहीं थी, तो उसमें पेंटिंग करते कैसे थे? क्योंकि केव्स अंदर से इतनी डार्क होती थी, वहां नेचुरल लाइट ज्यादा नहीं होती थी, तो इन पेंटिंग्स को टॉर्चेस के साथ बनाया जाता था। मतलब नेचुरल टॉर्चेस, नेचुरल फायर, इन सब की लाइट में इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। पेंटिंग के जो कलर्स थे वो प्लांट से और मिनरल से बनाए जाते थे। और कितनी कमाल की बात है कि इतने नेचुरल सोर्सेज से भी ये जो पेंट्स बनाए गए, ये आज मतलब 1500 years बाद भी उतने ही विविड और ब्राइट है। दिस शोज कि वो लोग कितने ज्यादा स्किल्ड थे, कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। और इतनी रिमार्केबल पेंटिंग्स जिन पेंटर्स ने बनाई, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम हम लोगों को नहीं मालूम है। दे रिमेन अननोन। इसके साथ हम आते हैं बुक्स पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंडर में हम पढ़ेंगे एपिक्स के बारे में, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और बुक्स ऑन साइंस। जब हम एपिक्स की बात करते हैं तो सम ऑफ द बेस्ट एपिक्स जो थे वो इस टाइम के अराउंड लिखे गए थे। अब आप पूछोगे एपिक्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी बहुत ही बड़ी ग्रैंड कॉम्पोजिशन, मतलब एक पोएम जैसी, एक पोएम वे में लिखी गई बहुत ही ग्रैंड ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, जो मेन एंड वुमेन की हीरोइक डीड्स, उनकी ब्रेवरी के बारे में लिखी गई हो या गॉड्स के बारे में लिखी गई हो, उसको कहा जाता है एपिक। बहुत सारे ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस जो इस समय के अराउंड लिखे गए थे वो काफी टाइम तक हमारे हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को मिले ही नहीं थे। दे वर लॉस्ट फॉर सेंचुरीज। फिर आज से अराउंड 100 years पहले इनमें से काफी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो हमारे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस को मिलने लग गए। तो तब ये लिटरेचर डिस्कवर हुआ। तब हमें मालूम पड़ा कि उस समय के राइटर्स भी कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। अब जब हम एपिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दो बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एपिक्स आते हैं, द महाभारत एंड द रामायण। ये दोनों जो कॉम्पोजिशंस हैं ये वर्ल्ड की सबसे फेमस एपिक्स में आते हैं। महाभारत जो एपिक है, दैट इज अ स्टोरी ऑफ वॉर। उसमें लड़ाई हुई थी कौरव्स और पांडव्स के बीच में, जो कजिन्स थे। ये वॉर इसलिए लड़ा गया था क्योंकि उनको कुरु का जो थ्रोन है, जिसका कैपिटल था हस्तिनापुर, वहां के थ्रोन के लिए लड़ाई हुई थी कि वहां का किंग कौन बनेगा। और जो भगवत गीता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द महाभारत। महाभारत कोई आज की लिखी हुई नहीं है, ये बहुत ही एंशिएंट एपिक है और इनिशियली स्टार्टिंग में ये ओरल रेसिटेशन के थ्रू पास ऑन किया जाता था। मतलब इसको कहीं लिखा नहीं गया था, जो बड़े लोग थे वो बच्चों को इसको सुनाया करते थे। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली इसको पास ऑन किया जाता था, उसको सुना के उसकी नॉलेज पास ऑन करी जाती थी। फिर आज से अराउंड 1500 years पहले इसको लिखा गया पहली बार, तब ये एक डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में आ गई। उसके पहले इसको सिर्फ ओरली पास ऑन किया जाता था। इसी तरह से रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो लॉर्ड राम की कहानी है। वो कोसल के प्रिंस थे जिनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। एग्जाइल का मतलब किसी की जो नेटिव प्लेस होती है, जो नेटिव कंट्री होती है या रहने की जगह होती है, जहाँ वो बचपन से रह रहे होते हैं, वहां से अगर उनको हटा दिया जाए और वहां आने से उनको मना कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, उसको एग्जाइल कहा जाता है। तो लॉर्ड राम को वनवास भेजा गया था, मतलब एक्साइल भेजा गया था फॉरेस्ट में फॉर 14 years। उनकी जो वाइफ थी सीता माँ, उनको रावण ने एब्डक्ट कर लिया था, उनका अपहरण कर लिया था और रावण जो थे वो लंका के किंग थे। तो लॉर्ड राम और रावण के बीच में एक बैटल हुआ था जिसके ऊपर रामायण बेस्ड है। लॉर्ड राम जीत गए थे और वो सीता माँ को लेके वापस अयोध्या आ गए, जो कोसल का कैपिटल था, आफ्टर हिज विक्ट्री। जैसे कि हमने महाभारत के केस में देखा था, रामायण भी ओरल रेसिटेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होता था। इसको भी कई सालों पहले ही लिखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे पहले इसकी नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पास ऑन करी जाती थी। तो ये तो वर्ल्ड की सबसे फेमस एपिक्स हैं, महाभारत और रामायण। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और एपिक्स भी लिखी गई थी। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलापादिकरम। इसको आज से अराउंड 1800 years पहले लिखा गया था बाय अ पोएट नेम्ड इलांगा।
इलांगो। ये एक मर्चेंट की कहानी है, एक व्यापारी की कहानी है जिनका नाम था कोवलन। कोवलन जो थे वो पुहर में रहते थे अपनी वाइफ कन्नगी के साथ, लेकिन बाद में उनको एक दूसरी लेडी से प्यार हो गया जिनका नाम था माधवी। फिर बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है और फाइनली कोवलन जो है वो अपनी वाइफ के साथ पुहर छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मदुरई। जब वो मदुरई पहुंचते हैं तो उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो किसी तरह गलती से एक चोरी के चार्ज में पकड़े जाते हैं। मतलब वो इनोसेंट थे लेकिन उन पे गलत चार्जेस लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो पांड्या किंग वहां रूल करते थे वो कोवलन को पनिश कर देते हैं बाय सेंटेंसिंग हिम टू डेथ। उनकी जो वाइफ थी कन्नगी वो अभी भी उनसे प्यार करती थी। ऑब्वियसली उनको लगा उनके हस्बैंड के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ, उनके साथ गलत हुआ, तो उस गुस्से में उन्होंने मदुरई की जो पूरी सिटी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और ये पूरी स्टोरी इस एपिक में डिस्क्राइब करी गई है। इसी से रिलेटेड एक दूसरी तमिल एपिक भी है जिसका नाम है मणिमेकलाई। इसको कंपोज किया गया था आज से 1400 इयर्स पहले बाय सातनार। ये स्टोरी है कोवलन और माधवी की बेटी के बारे में। ये पिछली वाली एपिक से रिलेटेड है। सो दीज आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एपिक्स। अब आते हैं राइटर्स पे। जैसे अभी हमने राइटर्स को देखा था, इलांगो ने एक एपिक लिखी थी, दूसरी सतनार ने लिखी थी, तो इन लोगों ने तमिल में एपिक्स लिखी। कुछ राइटर्स थे जो संस्कृत में लिखते थे, जैसे कि कालिदास। कालिदास एक बहुत ही फेमस राइटर है। उन्होंने वर्ल्ड का सम ऑफ द बेस्ट लिटरेचर लिखा हुआ है संस्कृत में और उनकी वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स है मेघदूत। इस पोएम में आप देखो उन्होंने इतनी अच्छी इमेजिनेशन करी है। ही हैज इमेजिन्ड कि एक मॉनसून क्लाउड है जो दो लवर्स के बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है। दो लवर्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तो एक मॉनसून क्लाउड उनका मैसेंजर बना हुआ है और उनका लव एक दूसरे तक पहुंचा रहा है। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी ब्यूटीफुल पोएम होगी। नेक्स्ट हम आते हैं पुराण्स पे। क्या होता था पहले, क्योंकि लिखने का इतना कल्चर नहीं था, ठीक है, जो भी चीजें बताई जाती थी, बच्चों को सिखाई जाती थी, सब ओरली सिखाई जाती थी, ओरल नरेशन से। तो काफी सारी जो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज थी उनको भी ऐसे ही ओरली नरेट करके बच्चों को सिखाया जाता था या एक दूसरे को बताया जाता था। फिर बाद में जैसे जैसे लिखना जो है वो पॉपुलर हुआ, राइटिंग बिकेम पॉपुलर, तो इन स्टोरीज को लिखा जाने लग गया और इससे बन गए पुराण्स। जो वर्ड पुराण है इसका मतलब होता है ओल्ड। तो ये जो पुराण्स हैं ये किस बारे में है? व्हाट आर दे अबाउट? अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस, जैसे कि लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिव, गॉडेस दुर्गा या गॉडेस पार्वती। पुराण्स में ये डिटेल्स भी लिखी हैं कि गॉड्स को कैसे वर्शिप करना चाहिए, पूजा की विधि क्या होती है, और ये कुछ और चीजें भी कंटेन करते हैं कि जैसे वर्ल्ड कैसे बनाया गया या किंग्स के बारे में स्टोरीज। इस तरह से डिफरेंट चीजों के बारे में जो स्टोरीज हैं वो पुराण्स में लिखी गई हैं। पुराण्स को संस्कृत में लिखा गया है बट इन वेरी सिंपल संस्कृत वर्सेस। उनको टेम्पल्स में प्रीस्ट जो है, पुजारी जो है, वो पढ़ा करते थे, वो रिसाइट करते थे और लोग सुनने आते थे। हर कोई सुन सकता था, कोई मनाही नहीं थी। एवरीवन कुड लिसन टू द पुराण्स। पुराण्स और महाभारत को कंपाइल किया वेदव्यास जी ने और संस्कृत रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराण्स एंड द महाभारत वर कंपाइल्ड बाय वेदव्यास जी और संस्कृत रामायण को एक्चुअल पेन डाउन किया था, लिखा था वाल्मीकि जी ने। बुक्स के अंडर में सेकंड हम पढ़ने वाले थे स्टोरीज बाय ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा जो फेमस एपिक्स थी, बुक्स थी, उनके बारे में। फिर कुछ ऐसी कहानियां भी होती थी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग बनाते थे, जो आम जनता थी वो भी स्टोरीज बनाते थे, पोएम्स कंपोज करते थे, सॉन्ग्स बनाते थे, गाने गाते थे, डांस करते थे, प्लेस परफॉर्म करते थे। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द लोकल कल्चर। तो इनमें से कुछ स्टोरीज जो ऑर्डिनरी लोग एक दूसरे को सुनाते थे, उन स्टोरीज को कंपाइल करके बुक्स बनाई गई, जैसे कि द जातक्स एंड द पंचतंत्र। इनको भी इसी टाइम के अराउंड लिखा गया था। तो आप देखो सबका टाइमलाइन, जो लिखने का टाइमलाइन है वो एक जैसा ही है। उसके पहले ये ओरली नरेट किए जाते थे और इन सबको सेम टाइम के अराउंड लिखा गया। जातक्स में जो कंपाइल्ड स्टोरीज हैं उनको काफी बार दिखाया भी जाता था, दर्शाया जाता था पेंटिंग फॉर्म में या स्कल्पचर फॉर्म में। स्तूप्स में जो रेलिंग्स होती हैं उनमें स्कल्पचर्स होते हैं काफी बार, तो वो जातक स्टोरीज के लिए जाते हैं, उनको डिपिक्ट किया जाता है वहां पे। या अजंता में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें भी काफी पेंटिंग्स जो है वो जातक स्टोरीज पे बेस्ड, सब इंटरकनेक्टेड है। कोई भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट किसी और फॉर्म ऑफ आर्ट की इंस्पिरेशन हो सकती है। ऐसे ही एक स्टोरी जो ऑर्डिनरी लोग एक दूसरे को सुनाते थे उनमें से एक यहाँ दी हुई है, द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है। आप इसको अपने फ्री टाइम में पढ़ सकते हो। अगर स्पेशली आपको स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इस स्टोरी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यही स्टोरी, ये जो मंकी किंग के बारे में स्टोरी है, इसको भी स्कल्पचर फॉर्म में डिपिक्ट किया गया था। कहाँ पे? भारूच में एक स्तूप है सेंट्रल इंडिया में, वहां पे इसका एक छोटा सा पीस ऑफ स्कल्पचर है जो इस स्टोरी को डिपिक्ट करता है। सोचो हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। नेक्स्ट हम आते हैं बुक्स ऑन साइंस पे। अभी तक हम सब लिटरेचर की बात कर रहे थे, नाउ वी कम ऑन टू साइंस। और जब इंडियन साइंस की बात हो रही है तो आर्यभट्ट की बात तो होगी ही। आर्यभट्ट जो थे वो एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे और इसी सेम टाइम के अराउंड आर्यभट्ट ने भी एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टयम। आर्यभट्ट बहुत फेमस है, उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया और उनके कुछ मेजर कंट्रीब्यूशंस यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने।
उस जमाने में जब लोगों को ये चीज नहीं मालूम थी, आर्यभट्ट ने ये तभी स्टेट कर दिया था कि भले ही हमें लगता हो कि द सन इज राइजिंग या द सन इज सेटिंग, लेकिन रियलिटी में डे और नाइट जो कॉज होता है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से कॉज होता है। सो उस समय के लोगों को नहीं मालूम था, बट आर्यभट्ट हैड फिगर्ड इट आउट, उनको मालूम था। जो एक्लिप्सेस होते हैं, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, जिसको हम हिंदी में ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ये भी आर्यभट्ट ने फिगर आउट कर लिया था। और तो और उन्होंने सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला भी निकाल लिया था, जो ऑलमोस्ट उतना ही एक्यूरेट है जितना आज का फॉर्मूला है। आज जो हमको फॉर्मूला मालूम है, आर्यभट्ट ने उस टाइम पे इतना पहले ऑलमोस्ट उतना ही एक्यूरेट फॉर्मूला निकाल लिया था टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और ये सब सिर्फ कुछ ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो आर्यभट्ट ने किए थे। उन्होंने काफी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया था टू इंडियन साइंस एंड मैथ्स। आर्यभट्ट अकेले साइंटिस्ट नहीं थे, अकेले मैथमेटिशियन नहीं थे। इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे जीनियसेस थे। फॉर एग्जाम्पल वाराहमिहिर या ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब भी मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। और ये सिर्फ कुछ ही नाम है, ऐसे बहुत सारे लोग थे। इन सब ने अमेजिंग डिस्कवरीज करी। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जीरो का इन्वेंशन होने से पहले भी नंबर्स यूज होते थे, लेकिन जो इंडिया के मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों ने जब ये स्पेशल सिंबल निकाला जीरो के लिए, तो ये एक नया सिस्टम ऑफ काउंटिंग था जो सबसे पहले इंडिया में इन्वेंट हुआ था। उसके पहले कोई भी जीरो नहीं जानता था और कोई भी जीरो को इंक्लूड करके काउंटिंग नहीं करता था। ये जो नया सिस्टम ऑफ काउंटिंग था, ये लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो अरब्स थे वो लोग इंडिया आए, उन लोगों ने इस मेथड को सीखा, अडेप्ट किया और फिर उन्होंने जाके इसको यूरोप में स्प्रेड किया। और ये मेथड इतना अच्छा था कि आज भी हम उसी मेथड को यूज कर रहे हैं काउंटिंग के। इनफैक्ट क्या आपको मालूम है कि इसके पहले, जीरो के इन्वेंशन से पहले, रोमन्स जो थे, जो लोग रोम में रहते थे, उनके पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ काउंटिंग था जो जीरो को इंक्लूड ही नहीं करता था, जीरो के बिना काउंटिंग कर लेता था। इसी तरह से जब साइंस की बात हो रही है तो आयुर्वेद की बात भी होनी चाहिए। आयुर्वेद एक बहुत ही वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का, और ये एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। एंशिएंट इंडिया में दो बहुत ही फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेद के। पहले थे चरक, जो 1st और 2nd सेंचुरी सीई में थे। दूसरे थे सुश्रुत, जो 4th सेंचुरी सीई में थे। चरक जो थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिमार्केबल बुक कंट्रीब्यूट करी इस फील्ड में, जिसको हम कहते हैं चरक संहिता। और इसी तरह से सुश्रुत जो थे, उन्होंने भी बहुत ही फेमस बुक लिखी है, सुश्रुत संहिता। इनफैक्ट इस बुक में उन्होंने बहुत सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया। सो ये मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप सच में क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि वो कितने एडवांस्ड होंगे कि उस समय उनको सर्जिकल प्रोसीजर्स भी मालूम थे, एंड दे रोट डाउन अबाउट इट। एंशिएंट इंडिया का साइंस, मैथ्स, लिटरेचर सब कितना इवॉल्व था। एंड नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट इंडिया, उसी टाइम के अराउंड वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ना कुछ हो रहा था। सो अराउंड द सेम टाइम पेपर जो है वो चाइना में इन्वेंट हुआ था। आज हमारे लिए पेपर बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इससे पहले लोगों को पेपर के बारे में नहीं मालूम था। तो ये फर्स्ट टाइम चाइना में इन्वेंट हुआ था, आज से अराउंड 1900 ईयर्स पहले। एक आदमी था काइलुन, उसने प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप और ट्रीज के बाक को बीट करके पेपर बनाया था। इनको पानी में सोक किया, प्रेस किया, ड्रेन किया, इनका पल्प निकाला और उस पल्प से पेपर बनाया। आज भी अगर आप हैंडमेड पेपर खरीदते हो तो वो इसी प्रोसेस से, इसके सिमिलर प्रोसेस से ही बनता है। लेकिन जब चाइनीज ने पेपर बनाने की टेक्निक बना ली थी, उसके बाद उन्होंने इस टेक्निक को बहुत ज्यादा गार्ड करके रखा, एक सीक्रेट बना के रखा ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक। फिर उसके बाद आज से 1800 ईयर्स पहले ये टेक्निक जो है ये बगदाद में स्प्रेड होने लग गई। कोई चाइना से इसको बगदाद ले गया। फिर बगदाद में स्प्रेड होने के बाद ये धीरे धीरे यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड होने लग गया, इंक्लूडिंग इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज। आज से 1400 ईयर्स पहले ये टेक्निक कोरिया में भी पहुंच गई और फिर धीरे धीरे उसके बाद जापान में पहुंच गई और पूरे वर्ल्ड को ये टेक्निक मालूम पड़ गई। उसके बाद से पेपर बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। इसके साथ हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और क्लास 6 की हिस्ट्री भी अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। और इंटेलिजेंट आप लोग हो ही, और मेहनत हम बहुत कर ही रहे हैं। तो अब इसके रिटर्न में गाइस मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है क्या करना है। तो कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो अब करना ही है। इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है, वरना आप खुद भी सोचो अगर हम मेहनत करते जाए और हमें रिजल्ट ना मिले तो हम कितने डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। I'll see you guys next time in class 7. All the best for your exams. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.